Hello students, this is fourth video of chapter 2nd. In this video we discuss scientific technique of Taylor. In last class we discussed scientific principle of Taylor, that is 4, and now we discuss scientific technique of Taylor. Scientific technique of Taylor जनरली 5 होती है। कुछ राइटर इसको 6 भी बोलते हैं, कुछ 4 बोलते हैं, कुछ 9 बोलते हैं। हमने इसको ओवरऑल 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया टोटल साइंटिफिक टेक्निक का टेलर की। साइंटिफिक टेक्निक वो टेक्निक होती है जो मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एक मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए साइंटिफिक इंक्वायरी करता है, इन्हीं टेक्निकों को टूल्स का यूज करके वो डिसीजन लेता है अपना। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे 5 इसकी टेक्निक है। ब्रॉड कैटेगरी हमने 5 में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, वर्क स्टडी, थर्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फोर्थ मेंटल रिलेशंस, 5 डिफरेंटल पीस वेज सिस्टम्स। ये 5 हमारी टेक्निक है। इसके सब टेक्निक है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारी जो साइंटिफिक टेक्निक है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बोलता है? फंक्शनल फोरमैनशिप ये बोलता है कि फैक्ट्री का जो भी वर्क है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किसी सिंगल पर्सन के ऊपर सारी लायबिलिटी हम नहीं डाल सकते। इससे वो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर में आ जाएगा और वो किसी काम पे अपना कंसर्न ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्री में मैनेजर है उसके अंदर 8 इंपॉर्टेंट पर्सन हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये 8 पर्सन है जो हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे फैक्ट्री के अंदर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे। इसमें हमने ब्रॉड कैटेगरी में 2 डिपार्टमेंट बनाई है फैक्ट्री के अंदर। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप देखिए रहे हो इस डायग्राम में, फर्स्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में हम 4 पर्सन रखेंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 पर्सन रखेंगे, जिससे वो पर्सन जिस डिपार्टमेंट में है वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, एक उसी के लिए कंसर्न होगा। तो एक प्रेशर में नहीं आ पाएगा, अच्छा सोचेगा अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो फंक्शन फोरमैनशिप यही बोलता है कि किसी एक बंदे के ऊपर लायबिलिटी ना देके हम उस लायबिलिटी को डिवाइड कर देना चाहिए। मीन्स इसका जो मेन मोटो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। जो हमने पढ़ा था हेनरी फेवल का प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड कर दो जिससे हर बंदा अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अल्टीमेटली हमारा जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा चलेगा। तो अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप के 8 जो एलिमेंट्स है, 8 जो पर्सन्स है जो अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे, उसको हमें याद रखने के लिए एक टेक्निक बनाई है जो हम समझ रहे हैं। हमने इसके 2 डिपार्टमेंट बनाए थे। फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आपको याद करने में आपको बता देता हूँ, प्लानिंग पहले होती है, प्रोडक्शन उसके बाद में होती है। तो फर्स्ट हम प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात रखेंगे, फिर प्रोडक्शन की बात रखेंगे। इस चीज को आप ध्यान देखिए, सीक्वेंस वाइज चलिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देन आफ्टर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, तो आप भी याद कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखिए, ये सिर्फ आपके लर्न करने के लिए है। डर्टी गर्ल्स। तो याद रखिए जो पहला वाला है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट का, सेकंड गर्ल्स वाला है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ये तभी सही होगा जब आपने ऊपर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन लिखा है। तो अगर आपने प्रोडक्शन एंड प्लानिंग लिखा है तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, हमारा फंक्शन फोरमैनशिप गलत हो जाएगा। अब हमने बोला था कि 4 + 4 पर्सन होते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे डिजिट 5 है तो एक डिजिट हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ को y को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ l को कैंसिल कर देते हैं।
अब फर्स्ट डिजिट है डी, डी फॉर डिसिप्लिनरियन, डी फॉर डिसिप्लिनरियन, आई फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर फॉर होता है रूट क्लर्क, टी फॉर होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो इस हिसाब से हमारे जो 4 पर्सन होते हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर फॉर रूट क्लर्क, टी फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब इन बंदों का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम अभी देखेंगे। दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें फर्स्ट डिजिट है जी, जी फॉर गैंग बॉस, आई फॉर इंस्पेक्टर, आर फॉर रिपेयर बॉस, और एस फॉर स्पीड बॉस। तो इस हिसाब से पहले तो आप ये देखिए कि कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट में होगा। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो 2 डिजिट है वो दोनों साइड मिक्स है, आई एंड आर, आई इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और इंस्पेक्टर। अब आप एक चीज देखिए, इंस्ट्रक्शन कौन देता है? जो प्लानिंग करता है वो इंस्ट्रक्शन देता है। और इंस्पेक्टर क्वालिटी का इंस्पेक्टर होता है, क्वालिटी मेंटेन करने का काम होता है इंस्पेक्टर का। तो जनरली वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। तो आई इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है, प्लानिंग, इसलिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आई वाला डिजिट है वो प्लानिंग में आएगा, और इंस्पेक्टर क्वालिटी मेंटेन करता है इसलिए वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएगा। सेकंड आर है जो कॉमन है, आर इधर है रूट, इधर है रिपेयर। जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं, रूट की जगह रिपेयर लिख देते हैं, रिपेयर की जगह रूट लिख देते हैं। तो इसका भी एक देखिए, रूट मीन्स होता है वे, उसका रास्ता बताना कि कोई भी जॉब है उसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा, उसका रूट। तो ये सारा काम प्लानिंग का होता है। और रिपेयर का काम कहाँ होता है? जहाँ रियल में प्रोडक्शन होती है वहां पे रिपेयर की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग में रिपेयर का कोई काम नहीं होता, प्लानिंग में सिर्फ मेंटली वर्क किया जाता है। तो रिपेयर का जो काम है वो प्रोडक्शन में होगा, तो रूट वाला किस में हो जाएगा? प्लानिंग में हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 4+4 जो फंक्शनल फॉर्मेटशिप के एलिमेंट्स है आप उसको अच्छे से याद कर लोगे। अब भी हम करने जा रहे हैं कि इसका आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा डिसिप्लिनरियन, ये देखिए इसका नाम से पता लग रहा है डिसिप्लिन। इसका मेन काम क्या होता है? डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो एक आप हिंट लिख लीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना काम होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस इन ऑर्डर, कि जो भी परफॉर्मेंस की जा रही है वो ऑर्डर में है या नहीं है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिसिप्लिनरियन। मतलब आप इसके नाम से देखिए, डिसिप्लिन इंश्योर, डिसिप्लिन मीन्स जो परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी जॉब हो रही है वो ऑर्डरली हो रही है या नहीं हो रही है, सिस्टमेटिक वे में हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। सेकंड हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका भी नाम से पता लग रहा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देता ही है कि काम कैसे किया जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन फॉर कैरी ऑन द जॉब। कोई भी जॉब है उसको कैरी कैसे किया जाएगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? सारे प्लानिंग में काम करते हैं। प्रोडक्शन में होता है जहाँ रियल टीम में काम वर्क किया जाता है, जहाँ वर्क होता है।
प्लानिंग में सिर्फ मेंटली वर्क किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रूट। रूट कलर, रूट का मतलब होता है रास्ता, जो हमें रास्ता बताता है, सीक्वेंस बताता है कि काम कैसे होगा। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए होता है? फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर जॉब। मतलब जॉब के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे, क्या किस सीक्वेंस में स्टेप लिए जाएंगे, वो सारा कौन इंश्योर करता है? रूट कलर को इंश्योर करता है। लास्ट हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट का था टाइम, टाइम एंड कॉस्ट कलर। ये दो चीज इंश्योर करता है, टाइम कितना लग रहा है और कॉस्ट कितनी लग रही है उस चीज को बनाने में, उस जॉब को परफॉर्म करने में। तो इसका रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स द टाइम, फिक्स अप द टाइम, किस चीज का फिक्स करता है? काम स्टार्ट कब होगा और काम कंप्लीट कब होगा। मीन्स फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। काम स्टार्ट कब होगा और काम खत्म कब होगा, उसके लिए टाइम फिक्स करता है, ये इंश्योर करता है टाइम एंड कॉस्ट का अलग। तो ये तो हो गया टाइम की बात। अब कॉस्ट का अलग, प्रिपेयर कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है ये। कॉस्ट शीट क्या होती है? कॉस्ट शीट होती है कि किसी भी जॉब को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उस पर कितना कॉस्ट आया है उसका जो रिकॉर्ड रखना होता है वो होता है कॉस्ट शीट। तो ये भी कौन रखता है? टाइम एंड कॉस्ट का। तो इस हिसाब से हमारी ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 पर्सन है जिनका डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 पर्सन है, उनका क्या काम होता है उनका हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट इसका डिजिट था जी, जी को हमने लिखा था गैंग बॉस। गैंग बॉस मीन्स जो भी पूरी गैंग है जो काम करने के लिए रेडी है उसका बॉस होता है ये। इसका काम ये होता है कि जो भी जॉब को परफॉर्म किया जाएगा वो सब कुछ रेडी है या नहीं है, उसमें उसका अरेंजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गैंग बॉस की होती है। तो आप इसको लिखिए, अरेंज ऑल मशीन्स टूल्स रिसोर्सेज required for performing the job या परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। जॉब की परफॉर्मेंस के लिए जो भी मशीन्स टूल्स रिसोर्स रिक्वायर होते हैं उसका अरेंज करने का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? गैंग बॉस होता है। नेक्स्ट डिजिट हमने पढ़ा था आई स्टैंड फॉर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्वालिटी मेंटेन करता है, याद रख लीजिए क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है ये। इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी कंट्रोल करना, तो इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आउटपुट आ रहा है उसकी प्रॉपर क्वालिटी है या नहीं है उसको इंश्योर करने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इंस्पेक्टर होता है। नेक्स्ट था हमारा GIR, आर फॉर रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस देखिए नाम से पता लग रहा है रिपेयर। रिपेयर मीन्स जो भी मशीन्स है जो टूल है वो सही कंडीशन में है या नहीं है, उसको रिपेयर की जरूरत है, कितने टाइम बाद में रिपेयर करना चाहिए, वो सारा जो काम होता है वो सारा रिपेयर बॉस का होता है। तो आप इसको एक शॉर्ट लाइन में लिखिए, इंश्योर मशीन या टूल इन वर्किंग कंडीशन। इंश्योर मशीन्स या टूल्स इन वर्किंग कंडीशन।
ये इंश्योर करता है कि सारा काम वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको रिपेयर करवानी चाहिए, कितने टाइम बाद में रिपेयर करानी चाहिए। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो रिपेयर बॉस का होता है। एल हमने काट दिया था, गर्ल्स GIRLS। तो अब बचा हमारा लास्ट S को हमने लिखा था स्पीड बॉस। स्पीड देखिए, स्पीड से भी ये इसका हिंट निकल के आ रहा है। स्पीड में क्या होता है? स्पीड, वर्क की स्पीड। अब लिख लीजिए इसको स्पीड ऑफ वर्क, ताकि आपको याद रह जाए। स्पीड ऑफ वर्क ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि जो हमें जॉब लोगों को, हमारे वर्कर को दिया गया है वो टाइमली कंप्लीट होएगा कि नहीं होएगा, या हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह का जो काम होता है वो सारा स्पीड पोस्ट का होता है। तो स्पीड पोस्ट देखिए, टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जॉब है वो टाइमली कंप्लीट हो गई है या नहीं होगी। तो इस हिसाब से ये हमने 4% पढ़े हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है वर्क स्टडी। हमने जब साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़े थे तो टेलर ने एक प्रिंसिपल दिया था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें टेलर ने कहा देयर इज ए वन बेस्ट मेथड एंड सच मेथड इज डेवलप थ्रू वर्क स्टडी। कि कोई भी काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उस मेथड को हम वर्क स्टडी के थ्रू डेवलप करेंगे। तो हमने वहां पे बताया था कि वर्क स्टडी होता है उसकी पहले पूरी इंक्वायरी कराई जाती है डिफरेंट एलिमेंट के एस्पेक्ट में। तो वो जो 4 एलिमेंट्स है वो हमारे यहाँ पे हैं। देखिए, फर्स्ट है मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फेटिश स्टडी। ये 4 स्टडी मिलके वर्क स्टडी तैयार करती है। कुछ राइटर इन 4 स्टडी का डिफरेंट स्ट्रेटेजी बना देते हैं, डिफरेंट टेक्निक बना देते हैं, लेकिन आप इसको एक में पढ़िए क्योंकि वर्क स्टडी का पार्ट है साहब। तो फर्स्ट है इसमें मेथड स्टडी। तो पहला हम डिस्कस करेंगे मेथड स्टडी क्या चीज होता है। देखिए, नाम से पता लग रहा है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, मेथड मीन्स क्या होता है? वे ऑफ वर्किंग। मीन्स किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का जो वे होता है, जो मेथड होता है, उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। तो वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। जॉब करने का जो भी वे होता है वो होता है मेथड। तो किसी भी काम को करने से पहले हम उसके वे को, उसके जो मेथड है उसकी स्टडी करेंगे कि उसमें कौन सा मेथड बढ़िया है। तो कौन सा मेथड बढ़िया होगा? तो आप इसमें भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एप्टीट्यूड टेलर देयर इज ए वन बेस्ट मेथड, देयर इज ए वन बेस्ट मेथड। एंड मेथड कौन सा होगा? विच कीप मिनिमम कॉस्ट, जो कम से कम कॉस्ट रखे, एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स। हमारा जो भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज कराएं। तो बेस्ट मेथड वही होता है जिसमें हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम से कम आए और रिसोर्स का बेस्ट से बेस्ट यूज हो, और जिससे कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, बेटर क्वालिटी मिले। तो ये इसके अंदर आ रहा है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इस मेथड स्टडी को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें 2 तरह के मेथड होते हैं। मान लो एक लेबर इंटेंसिव है, एक मशीन इंटेंसिव। ये 2 हमारे पास मेथड है। लेबर इंटेंसिव मेथड वो होता है जहाँ पे लेबर का यूज करके हम काम करते हैं,
मशीन इंटेंसिव वो होता है जहाँ पे मशीन का हम काम करके यूज करके हम काम करते हैं। तो एक मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करें या मशीन इंटेंसिव मेथड यूज करें, लेकिन उसका मेन टारगेट यही होता है कि ऐसा मेथड यूज करें जिससे हमारी कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम आए और हमारा जो रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूज हो, कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिले, बेटर क्वालिटी मिले। तो इस हिसाब से ये हमारा मेथड स्टडी होता है, जिसको हम उसका स्टडी करके हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है अपना। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी, और टाइम स्टडी ये क्या करती है, किस काम में कितना टाइम लगेगा, किस जॉब में कितना टाइम लगेगा, इसकी स्टडी की जाती है। पहले से स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि उसमें वो काम अचीव हुआ है या नहीं हुआ, वो टारगेट सेट जो हमने किया था वो अचीवेबल है या नहीं है, या अचीव हुआ है या नहीं है। इस चीज के बारे में उसकी प्रॉपर स्टडी की जाती है काम करने से पहले। तो इसमें जो मेन बातें हैं वो हम लिख रहे हैं। सेटिंग अप द टारगेट, इसमें आप देखिए पहले टारगेट सेट किए जाते हैं, किसके लिए, वर्कर के लिए। ये भी लिख लो, वर्कर के लिए पहले टारगेट सेट किए जाते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है काम के दौरान कि वो काम कर रहा है, वो कैसे कैसे काम कर रहा है, कितना टाइम लगा रहा है उसके ऊपर। फिर देखा जाता है कि अगर वो टारगेट अचीव कर लेता है विद इन स्टैंडर्ड टाइम या बिफोर। If they achieve target within or before standard time, तो वो हो जाएगा इफिशिएंट वर्कर। उसको बोलेंगे इफिशिएंट वर्कर कि वो वर्कर इफिशिएंट है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर वो नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे इनएफिशिएंट वर्कर। तो ये कहता है टाइम स्टडी कि हम किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में जो टाइम होता है उसकी स्टडी करते हैं कि उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर जो वर्कर है उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि उसके बेस पे उसको अलग अलग कैटेगरी डिसाइड की जा सके, दैट इज इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। नेक्स्ट, मोशन स्टडी। मोशन मीन्स होता है मूवमेंट। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, जब वर्कर जॉब कर रहा होता है तो उसके दौरान, उसके ड्यूरिंग वो कितनी मूवमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो इसकी स्टडी की जाती है कि वो कोई टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। तो इसमें मेनली क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व ड्यूरिंग वर्क, जब वो काम करता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है उसको। और ऑब्जर्व में क्या डिसाइड किया जाता है, उसकी प्रोडक्टिव मूवमेंट कितनी है और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कितनी है। एंड आइडेंटिफाई प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अब जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको कट किया जाता है, उसको कटिंग डाउन।
उसको कट किया जाता है और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है इस पर हिसाब से एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है ताकि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, जो वेस्टफुल मूवमेंट है, वो कम से कम हो। तो आप ये भी लिखिए, मेक ए स्ट्रेटेजी टू minimize the unproductive movement of worker। वर्कर के जो अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट्स है उसको मिनिमाइज किया जाता है। इस हिसाब से हमारा एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। उसको काम के दौरान उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि कौन सा वो प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है, कौन सा वो नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है। और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट उसको कोशिश किया जाता है वो कम से कम हो, कटिंग डाउन किया जाता है उसको। अब फेटिग स्टडी क्या होती है? फेटिग स्टडी में ये देखा जाता है कि जो वर्कर है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। वो एक मशीन नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमें उसको रेस्ट देना चाहिए ताकि दोबारा वो अपनी इफिशिएंसी के साथ में काम कर सके। तो फेटिग स्टडी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब फेटिग स्टडी में हम क्या क्या देखते हैं? फेटिग स्टडी में हम 3 चीज का मेनली फोकस करते हैं। फेटिग स्टडी मींस रेस्ट इंटरवल, ये आप इसका हिंट लिख लीजिए, रेस्ट इंटरवल। या उसके रेस्ट के इंटरवल की बात हो रही है फॉर वर्कर। तो इसमें हम 3 चीज पे फोकस करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, सेकेंड है ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, इसका कितना टाइम होना चाहिए। और थर्ड है नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। तो इस हिसाब से ये फेटिग स्टडी में हम 3 चीज पे फोकस करेंगे, रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है और उसका नंबर क्या है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में 8 घंटे काम कराया जाता है वर्कर से। एक फैक्ट्री में वर्कर से 8 घंटे का काम कराया जाता है। अब उसमें रेस्ट इंटरवल की जो पॉलिसी है वो क्या है? पहले 2.5 घंटे काम करता है, फिर 40 मिनट का ब्रेक, फिर 2.5 घंटे काम करता है, फिर 20 मिनट का ब्रेक और लास्ट के 2 घंटे फिर वो काम करता है। इस हिसाब से उसके 8 घंटे में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। 2.5 घंटे पहले काम किया उसने, फिर 40 मिनट का ब्रेक, फिर 2.5 घंटे फिर काम किया, फिर 20 मिनट का ब्रेक, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, टी ब्रेक और फिर 2 घंटे फिर वो अपने घर चला जाता है। तो 2.5 + 2.5 5 और 2 7 घंटे वो वर्क करता है, 1 घंटे का उसका रेस्ट इंटरवल हो गया। तो अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम बाद। तो कितने टाइम बाद? पहला 2.5 आवर बाद, सेकंड भी 2.5 आवर बाद, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम बाद। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स कितने टाइम का, 40 और 20। लंच ब्रेक है वो 40 मिनट का है और जो टी ब्रेक है वो 20 मिनट का है। दैट इज ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। थर्ड है नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी बार मिला उसको? 1 और 1 2 बार। तो इस हिसाब से ये आप इसको देख लीजिए। तो इस हिसाब से हम उसकी स्टडी करते हैं कि एक वर्कर होता है, उसकी इफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए उसकी रेस्ट की जरूरत होती है और वो रेस्ट कैसा होना चाहिए, इसकी हम प्रॉपर स्टडी करेंगे फेटिग स्टडी के अंदर। अब थर्ड हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो टेक्निक है साइंटिफिक, वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देखो स्टैंडर्ड, हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना है एंड सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना उस सिस्टम को।
तो देखिए इसका सेटअप स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेटअप स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को सेटअप करना। और स्टैंडर्ड को सेटअप कैसे किया जाएगा, अभी हमने पढ़ा था वर्क स्टडी के थ्रू किया जाएगा। हम वर्क स्टडी करेंगे, चारों टाइप की स्टडी उसको चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पहले 2.5 घंटे के बाद में उसको रेस्ट दिया जाएगा, तो ये हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया है उसका। लेकिन यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिफिकेशन का मतलब होता है उसके जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग। तो आप इसको लिखिए मेंटेन स्टैंडर्ड, मीन्स इसका मेन फोकस किस पे होता है, मेंटेन स्टैंडर्ड related to every step of operation, related to every step of operation। कोई भी ऑपरेशन हो हमारे सिस्टम में, तो उसके हर स्टेप का क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि हर जगह स्टैंडर्ड मेंटेन हो। तो यहाँ सिर्फ क्वालिटी का मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड किस चीज का, स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी हो सकता है, साइज का भी हो सकता है, टाइप का भी हो सकता है, वेट का भी हो सकता है, स्टैंडर्ड वेट। तो इस सब से ये डिफरेंट मेजर्स है, उसका आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा अपने हर स्टेप के ऊपर। तो ये बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन। एंड सेकंड है हमारा सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन मीन्स क्या होता है, सिंपल करना उस काम को, सिंपल करना। तो हम सिंपलीफिकेशन का मीनिंग लिख रहे हैं, आप भी लिखिए सिंपलीफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ unnecessary diversity। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट तरीके उसके जो भी अननेसेसरी है उसको हम क्या करना है, हटाना है ऑफ प्रोडक्ट। एग्जांपल देते हैं हम, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप शूज की शोरूम में जाते हैं, तो वहां पे जनरली 8, 9 और 10 नंबर के शूज हैं। तो अगर आपको 8 नंबर का जो शूज है अगर वो थोड़ा शॉर्ट आ रहा है तो आप 9 नंबर का प्रेफर करेंगे, 9 नंबर का शॉर्ट आ रहा है तो 10 नंबर का प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस उसी शोरूम के अंदर ऐसे साइज में होता 8, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, हिसाब से ये नंबर के होते हैं, तो आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, शोरूम वालों को भी ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता। तो अब उसने क्या किया, जो शूज की कंपनी है उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 8, 9 एंड 10 ये 3 ही टाइप के हैं, डाइवर्सिटी बहुत कम है। आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, 8, 9 और 10, इन्हीं में से आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर इस हिसाब से आपके पॉइंटों में हो तो आपके पास एक 30 ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि मुश्किल होगा कस्टमर के लिए भी और शोरूम वालों के लिए भी। कॉस्ट बढ़ेगी, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, पैसा ब्लॉक ज्यादा रहेगा। तो ये हमारी जो टेक्निक ये बोलता है कि जितना भी स्टैंडर्ड रखना चाहिए, चाहे वो साइज का हो, किसी भी चीज का हो, वो सिंप्लीफाई रखना चाहिए अपने ऑपरेशन को। हमारी फोर्थ साइंटिफिक टेक्निक है मेंटल रिवोल्यूशंस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स होता है उसके एटीट्यूड में चेंज करना। हमने पढ़ा था कोऑपरेशन वाला, हार्मोनी वाला, 2 प्रिंसिपल हमने पढ़े थे साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये कहा था कि इसको मेंटल रिवोल्यूशन के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। मीन्स जो वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर जो भी एक दूसरे के लिए अगेंस्ट जो थिंकिंग आ जाती है उसको हमें खत्म करने के लिए मेंटल रिवोल्यूशन करना जरूरी है। तो मेंटल रिवोल्यूशंस लिखिए, क्या क्या चीज इसमें कवर किया जाता है, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट।
आप पीछे का रेफरेंस भी दे सकते हो हार्मोनी और कोऑपरेशन वाले का प्रिंसिपल का, क्योंकि वहां हमने पढ़ा था कि दो ग्रुप होते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सोचते हैं, इसलिए वो सही काम नहीं कर पाती, इसलिए उसको मेंटल रेगुलेशन की जरूरत होती है। दोनों के बीच में कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए मेंटल रेगुलेशन किया जाता है। तो कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर, ये भी आप ले सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर। वर्कर मैनेजमेंट के लिए अच्छा सोचे, मैनेजमेंट वर्कर के लिए अच्छा सोचे, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी। अल्टीमेटली दोनों का एटीट्यूड चेंज होगा और वो मिलके काम करेंगे। तो ये है मेंटल रेगुलेशन में, ये भी एक टेक्निक है। हमारी जो लास्ट साइंटिफिक टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखिए क्या कहता है टेलर कई बार एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, उसका कंट्रीब्यूट किसने किया था? तो टेलर ने किया था। ये क्या कहता है कि जो पीस के हिसाब से जो भी वेजेस मिल रही है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसका है डिफरेंट पीस वेज रेट सिस्टम ऑफ वेज। डिफरेंट वेज रेट सिस्टम, उनका जो डिफरेंट होना चाहिए मीन्स इफिशिएंट है उसके लिए अलग होना चाहिए और जो इनएफिशिएंट है उनके लिए अलग होना चाहिए। अब ये पता कैसे लगेगा एफिशिएंट है या नहीं है? हमने पढ़ा था अभी वर्क स्टडी, जिसके अंदर हम इस चीज को डिसाइड कर लेंगे कि वो बंदा अगर स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कर पाता है तो वो एफिशिएंट है, अदरवाइज वो इनएफिशिएंट है। तो उसके हिसाब से उसके हम डिफरेंट रेट डिसाइड कर देंगे पीस का, उसके अकॉर्डिंग सैलरी देंगे उसको। साथ साथ हम जो भी इफिशिएंट बंदा है उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी दे देंगे। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर इफिशिएंट वर्कर विल मोटिवेट। उनको मोटिवेट करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा वेजेस भी दे देंगे ताकि वो मोटिवेट होए। और उस मोटिवेट का फायदा क्या होगा? इफिशिएंट तो मोटिवेट होंगे ही होंगे, इनएफिशिएंट भी अपने आप मोटिवेट होंगे। तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए लाइन, इट विल मोटिवेट inefficient workers to come in the category of efficient worker। जब हम इफिशिएंट वर्कर को ज्यादा सैलरी देंगे, ज्यादा वेजेस देंगे, तो इफिशिएंट मोटिवेट होंगे। साथ साथ जो इनइफिशिएंट है, जिनको कम वेजेस मिल रही है, वो भी मोटिवेट होंगे कि हमें भी इफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में जाना चाहिए। अब ये लाइन कैसे है, अभी हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड टारगेट है 8 यूनिट प्रोड्यूस करनी है 8 आवर, ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। पीस रेट सिस्टम है, इफिशिएंट के लिए 12 पीस पर पीस और इनएफिशिएंट वर्कर के लिए 9 रुपीज पर पीस। ये हमने दो रेट डिसाइड करके, इफिशिएंट की जो वेजेज है पीस रेट वो 12 रुपीज पर पीस और इनएफिशिएंट की 9 रुपए पर पीस, 8 यूनिट 8 आवर।
अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो हमारे पूरे जो वर्किंग टाइम है वो 8 आवर है। ये 8 आवर में 10 यूनिट बना देते हैं और ये 8 आवर में 6 यूनिट बना पाते हैं। तो मिस्टर ए है वो इफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में आ रहा है और मिस्टर बी है वो इनएफिशिएंट की कैटेगरी में कवर हो रहा है, क्योंकि मिस्टर ए ने 8 यूनिट का टारगेट दिया था। अगर वो उसके जितना या उससे ज्यादा बना लेता है इट मीन्स वो इफिशिएंट है, और अगर उससे कम रहता है तो वो इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे मिस्टर ए है वो इफिशिएंट वर्कर है और ये इनएफिशिएंट वर्कर है। अब इसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 120 रुपए के हिसाब से, इसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 9 रुपीज के हिसाब से। तो देखिए इसको 120 रुपये मिले, इसको 54 मिले। आप इसका देखिए डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस हुआ 66 रुपीज, जबकि इन्होंने कितने कम बनाई, इन्होंने सिर्फ 4 यूनिट कम बनाई। अब इसमें मिस्टर ए मोटिवेट हो रहा है क्योंकि उसको 120 रुपये मिल रहे हैं। देखिए उसने ज्यादा यूनिट बनाया, ज्यादा वाला रेट मिल रहा है, 120 में मिले तो वो मिस्टर ए मोटिवेट होगा। मिस्टर बी को 6 पीस बनाया उसने, 9 के हिसाब से 54 मिले हैं। 4 यूनिट ना बनाने की वजह से उसको 66 रुपए का लॉस हुआ है, जो पर 15 रुपीज 16 रुपीज का लॉस हो गया उसको, जबकि जो पीस का रेट है वो 12 रुपए और 9 रुपए है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर बी को लगेगा कि अगर तू थोड़ी और कोशिश करता तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तक जाने का चांस ही ज्यादा रहता, तो तेरा ये जो डिफरेंस है वो सारा काट देता। तो वो इस चीज पे फोकस करेगा। तो मिस्टर बी इसी चीज को सोचता रहेगा कि मैंने 4 यूनिट कम बनाए थे लेकिन मेरा जो लॉस है वो 66 रुपीज उसके। तो इसलिए मिस्टर बी भी मोटिवेट होगा, क्योंकि हमने वो लिखा था इट विल मोटिवेट इनएफिशिएंट वर्कर मींस मिस्टर बी टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट वर्कर, कि वो भी उस कैटेगरी में जाए क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।